अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमें जी आज जॉइन किया है सुमित पीर जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thanks for the invitation, ma'am. थैंक यू सर। और आज हम आपसे सर समझना चाहेंगे कि एक न्यूज़ सुबह से चल रही है, कई मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने भी मुझे भेजी है। एलसीएच हेलीकॉप्टर का कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जी ये क्या है सर, और इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि हम समझ सकें कि अब क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की। कोई लड़ाने वड़ाने की कोई सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, आरज़ू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं ये मानता हूँ कि आज दुर्गाष्टमी है, उस पे इससे अच्छी खबर कोई आ नहीं सकती थी। एलसीएच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, नाम प्रचंड हम्म, प्रचंड है, इसका नाम रखा गया है। और आप देखिए, 2 दिन पहले 5G का समाचार आया था और 2 दिन बाद आज ये हुआ है। देखिए, ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, है क्या, किस काम आता है। और ये वाला हमारा वाला जो है प्रचंड, इसमें ऐसी क्या चीज है विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स, इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल, हम्म, ऐसा कोई है नहीं है। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके डिटेल्स में जाएंगे एंड ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट वी डोंट गेट टू मेनी मच इनटू टेक्निकलिटीज। पहली बात है, देखिए, दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्री है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है। ये जो एलसीएच है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपोचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने सबने नाम सुने। अब जो हमारा एलसीएच है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्री ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेयरिंग, वीआईपी मूवमेंट एंड आल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है, करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजीनियस है। इसका इंजन, जिसका नाम शक्ति है, वो हमने खुद बनाया है। मतलब जैसे हमारे एलसीए तेजस में एक इंजन जो आता है वो जी का आता है, और सेम इंजन आता है जो रैप्टर में लगता है F-22 में। यहाँ का जो इंजन है, ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने खुद डेवलप की है, ये 5.8 टन का है, विच इज वेरी लाइट इन वेट। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो करीब 52 फीट, और हाइट में ये 15-16 फीट के आसपास है जो इसकी हाइट है। इसमें विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? वी हैव एंटर्ड, देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते वी हैव एंटर्ड 6 कंट्री जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती थी। नाउ वी हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, या हद से 8-9 होंगी, जहां एलसीएच बनाने की क्षमता है। सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी क्या है इसका? 5000 फीट पे, 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ही दुनिया का वाहिद हेलीकॉप्टर है। ये इसका यूएसपी है, क्योंकि इट इज वेरी लाइट इन वेट, और इसमें जो स्पेक्स है दैट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अब यूज कहाँ होगा? चलिए यूज पे बात में आते हैं। अब इसमें क्या विशेषता क्या है? देखिए, इसमें 3 तरह के है। एक तो मशीन गन लगी है, राइट। एक इसमें आपके वो होते हैं, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, वो लगे हैं, राइट। और इसमें 3 तरह का एम्यूनिशन जो है बेसिकली वो लगा जाता है। और इसका जो एम्यूनिशन है, इज नॉट ओनली लिमिटेड टू व्हाट इट इज राइट नाउ। आने वाले टाइम में यू कैन इंटीग्रेट वेरियस काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन इनटू इट। इसकी एक और चीज है, जो इसका आर्मर है अभी, आर्मर इज सो गुड, इट कैन होल्ड मशीन गन, लाइट मशीन गन और हेवी मशीन गन फायर। हेवी मशीन गन और लाइट मशीन गन फायर में कुछ नहीं होगा। इसमें कंपोजिट अलॉयज को यूज किया गया है, व्हिच मेक इट वेरी लाइट वेट। कंपोजिट अलॉयज आर द लेटेस्ट व्हिच आर यूज्ड इन, जो राफेल में जैसे होता है, कंपोजिट अलॉयज यूज किए जाते हैं। जैसे जीएफ-17 में कंपोजिट अलॉयज यूज नहीं किए जाते। इसका डिजाइन एरोडायनेमिकली है, आपने देखा होगा, और इसमें फुल गिलास कैबिन है। ये डे में फ्लाई कर सकता है, ये रात में फ्लाई कर सकता है। और इसमें जो नाइट विजन इक्विपमेंट है, जो भी हमें चाहिए, रडार वडार, वो सब इसमें लगे हैं। और हमने करीब अभी 15 यूनिट बनाए हैं। 10 एयरफोर्स में जाएंगे और 5 इंडियन आर्मी को जाएंगे। टेक्निकली इसकी 160 यूनिट की हमारा ऑलरेडी डिमांड है। वी आर विलिंग टू बिल्ड 160 यूनिट्स, जिसमें से इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। और ये एक इंडिजिनियस प्रोडक्ट है, क्योंकि आज हम, मतलब वी आर प्राउड कि एलसीए के बाद वी आल्सो स्टार्टेड मेकिंग दीज एलसीएच, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन इंडियन डिफेंस। और इसका श्रेय जाता है मोदी जी की जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पॉलिसी, दैट इज फ्रक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड नाउ। और इसमें बहुत मेहनत की है राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। उनका हमेशा से कोशिश रहती है कि भाई डिफेंस में जितने से ज्यादा कंपोनेंट जो हो इंडियन हो, और हम इम्पोर्टेड चीजों पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए। आरजू जी, ये चीज ऐसी है, ये हेलीकॉप्टर ऐसा है,
मतलब स्टेट ऑफ आर्ट, इसका कंपैरिजन इस श्रेणी के किसी भी हेलीकॉप्टर से नहीं, इट स्कोर्स ओवर एवरीबॉडी। और मैं आपको ये बताऊं, वेरी सून विल हैव पीपल क्यूइंग अप फॉर दिस हेलीकॉप्टर। और अब आप बोलेंगे कि भाई इसकी टेस्टिंग हुई, क्या है क्या नहीं है। देखिए, ये सियाचिन में टेस्ट हो चुका है, ये रेगिस्तान में टेस्ट हो चुका है, राजस्थान में तो खैर लॉन्च ही किया गया। एक सर्वधर्म, चारों जो हमारे मेन रिलीजन्स होते हैं उनके पादरी कहिए, पुजारी कहिए, मौलाना कहिए, जो आए थे उन्होंने एक पूजा सी की थी, तो उसके बाद इसको लॉन्च किया गया। अब इसका, ये सियाचिन में टेस्ट हो चुका है, ये डेजर्ट में टेस्ट हो चुका है, ये फील्ड में टेस्ट हो चुका है, तो जितनी हमारी टेरेन्स है वहाँ ये टेस्ट हो चुका है। अब आते हैं विषय कि भाई इसकी यूटिलिटी क्या है। देखिए, कारगिल वॉर में हमने समझा, जब आप पहाड़ पे हैं ऐसे, तो कहीं पहाड़ ऐसा, कहीं ऐसा, कहीं लुक एंगल होता है, व्हाट यू कैन सी। आपने पहाड़ की ये चोटी देखी, इसके पीछे और बंकर है, आप वो बंकर नहीं देख पा रहे, तो लुक एंगल इज अ प्रॉब्लम। अब जो हाई स्पीड जेट्स होते हैं वो बहुत तेजी से निकलते हैं, वो एक हाइट पे रहते हैं, वो बहुत लो आके और ऐसे ऐसे ये सब नहीं कर सकते। वो छोटे छोटे वो जो गलियारे, या वो जो मैं आप बोलो जो वो बनते हैं ना, मतलब व्हाट यू कॉल दोस एलेस, दे कैन नॉट मैन्यूवर इनटू दैट बिकॉज ऑफ देयर स्पीड। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज अ वेरी वेरी आइडियल एंड द मोस्ट पोटेंट वेपन फॉर दैट। इसीलिए मैंने बोला इट इज शील्डेड अगेंस्ट लाइट मशीन गन एंड हेवी मशीन गन आर्मर है इसका। उससे इसका फायर से कुछ नहीं होगा। ये पहला हमने हेलीकॉप्टर ऐसा बनाया जो ये शील्ड करता है। अब ये जो गली गलियारे हैं जहाँ, और वहां पे बहुत इफेक्टिव रहता है, कोई इसके पीछे छुपा, कोई यहाँ छुपा, तो काम क्या आएगा, कारगिल लाइक ऑपरेशन में इट विल बी गेम चेंजर। जो लोग बॉर्डर पार करके आना चाहते हैं, इट विल बी गेम चेंजर। जो टेररिस्ट ग्रुप्स में आते हैं, कहीं छुप जाते हैं इधर उधर, इट विल बी गेम चेंजर। अब आप इसको नॉर्थ ईस्ट में यूज करना चाहिए, जो हमारा चाइना के अगेंस्ट बॉर्डर है पूरा, एलएसी से हम कहते हैं, एलओसी पे आप इसको यूज करना चाहिए, आप इसको डाउन साउथ यूज करना चाहिए, या आप इसको रण ऑफ कच्छ गुजरात में यूज करना चाहिए। हर जगह चलेगा, दिन चलेगा, रात चलेगा। ये इसकी विशेषता है। और इसमें एक क्षमता है आरजू जी, दैट इज बंकर बस्टिंग कैपेबिलिटी। जैसे पहाड़ पे एक बंकर होता है, तो इट हैज द आर्मर, इट हैज दोज मिसाइल्स व्हिच कैन बी यूज्ड एंड बस्ट दोज बंकर्स। तो जो कारगिल वॉर में हमने देखा कि वो बंकर बनाए थे, इधर उधर लोग छुपे थे उसमें, तो उनको बस्ट करने की कैपेबिलिटी इसमें है। तो ये रहे कुछ मोटे मोटे टेक्निकल पैरामीटर्स। और अभी हमने 15 यूनिट बनाया। अब कॉस्ट की बात करें, आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो इसका कॉस्ट करीब करीब $20 मिलियन है, मतलब जो एक पड़ रहा है यूनिट। और अगर हम यही अपाची और चिनूक की बात करें, वो $100 मिलियन का है। अपाची और चिनूक को उड़ाने का 1 घंटे का खर्चा $4,000 से $5,000 है, यूएस डॉलर 1 घंटा। इसका खर्चा ऑलमोस्ट 1/10 है। तो हम पैसे बचा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, इंडियन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आरजू जी इसमें और इंडियनाइजेशन होगी, और एडवांस रडार सिस्टम्स और एडवांस मिसाइल सिस्टम्स हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। आज हमने एक बहुत बड़ा डिफेंस माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि मैं आपको खुद ही कह रहा था, हमारे पास 160 रिक्वायरमेंट की, तो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट आज अपनी अपनी जो अपने देश की, अभी एक्सपोर्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा। और ये चीजें अब हम इनको बड़े स्केल पे बनाएंगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स एचएएल जिसे कहते हैं, एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एचएएल, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट चीज बनाई। जैसे मैंने बोला ना, 5,000 मीटर के पे ऑल्टीट्यूड पे टेक ऑफ और लैंडिंग, ये भी किसी इसी श्रेणी के हेलीकॉप्टर में क्षमता नहीं है। So if we talk of technically, if we talk of agility, if we talk of cost, if we talk of operations, if we talk of economy, if we talk of armor, if we talk of weapon system, it's a state of art machine and it has been thoroughly tested. हर जगह इसकी टेस्टिंग हुई है और अब इसको इंडक्ट किया गया है। तो जैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर आरजू जी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, वैसे एक एलसीएच उतना ही बड़ा माइलस्टोन है विज़ावी एयरफोर्स, क्योंकि इसकी जरूरत एयरफोर्स को भी है, इसकी जरूरत आर्मी को, हो सकता है आने वाले टाइम में इसको नेवी में भी इंडक्ट कर ले। पहले हमने पैसे बचाए, बाहर की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस कम किया, और हम जो मिसाइल सिस्टम इसमें चाहे लगा सकते हैं, हो सकता है कल को इसमें ब्रह्मोस लगा दें। क्योंकि हमारा प्लान है, जो हमारा एलसीए तेजस, उसमें एक छोटा वर्जन ब्रह्मोस का लगेगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट ऑन द सेम एलसीएच Prachand, we can also have a BrahMos, as one of the weapon systems integrated with the platform, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा, हम किसको इंटीग्रेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर होती है कि अब जो एक हेलीकॉप्टर में एक चीज होती है आरजू जी, देखिए अगर आप हेलीकॉप्टर की बात करें, दो चीज होती है। एक होता है जब ये चलता है, तो इसका होता है एक रनिंग लाइफ, कोई स्पेयर है, मान लीजिए 1000 घंटे या 500 घंटे बाद बदलता है। एक स्पेयर ऐसे भी होते हैं जिनमें होता है कैलेंडर लाइफ, मतलब आप हेलीकॉप्टर उड़ाओ ना उड़ाओ, आप उसको गैराज में रखो, अगर कोई 500 घंटे या 6 महीने बाद बदलना है, वो बदलना ही बदलना है, चाहे आपने एक दिन 1 मिनट ना उड़ाया उसको। तो हेलीकॉप्टर में क्या होता है, रिलायबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स एंड द कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स इज वेरी डिटरमिनेंटल इन हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस। हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर में विंड स्पैन तो होता नहीं, लेकिन जो जहाज होता है विंड स्पैन होने के कारण उसमें कुछ न कुछ मैन्यूवरेबिलिटी आती है, कुछ ग्लाइडिंग
चीजें कुछ कहीं देर तक वो ग्लाइड कर पाता है। जो पैसेंजर प्लेन होता है जितने बड़े पंख होंगे उतनी ज्यादा देर तक आप ग्लाइड कर पाओगे। फाइटर्स के कम विंग स्पैन होता है इसलिए ग्लाइडिंग लिमिटेड होती है, बट हेलीकॉप्टर अनफॉर्चुनेटली फॉल्स लाइक अ स्टोन। इसमें ग्लाइडिंग होती है, रोटर बंद, ये बिल्कुल गई और ये ट्विन इंजन है, बिल्कुल। ट्विन इंजन बर्ड। तो अब ये जो हमारे आने वाले टाइम में एएमसी की बात करें, स्पेयर्स की बात करें, कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, दैट इज अगेन अ माइलस्टोन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको अगर चीजें आप क्या करते हैं, एक नया वर्जन आ जाता है, एक नया कुछ आ जाता है, बोलते हैं नहीं हम आपको ये नहीं देंगे, इसके लिए आप इतने पैसे दो, इसके लिए आप ये बदल दो। अब ये सारा टेक्नोलॉजी का कंट्रोल हमारे पास है, इसका अपग्रेडेशन हमारे पास है, इसके एएमसी, इसके स्पेयर्स, इसकी अवेलेबिलिटी सब हमारे पास है। और बहुत गर्व की बात है, हमने अब की बार जो इंजन है वो भी हमारा अपना। जैसे तेजस में इंजन तो जी का, तो इसमें इंजन भी हमारा अपना है। और तेजस में सेम इंजन लगता है जो F-22 में लगता है, बाय फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीजों को अगर आप कॉम्बिनेशन देखें, इट्स अ बिग बिग माइलस्टोन, और तभी आपको ये पूरे मीडिया में कवर होता दिखा। और ये अभी जो इसके ऑफ कोर्स दो लोग बैठते हैं, एक बाइक पायलट होता है, जो दूसरा आदमी वो वेपन सिस्टम चलाता है। तो ये जो इसलिए आपको ये पूरे सुबह से मीडिया में दिखा, और इट्स अ मेजर मेजर अचीवमेंट। और राजनाथ सिंह जी खुद इसमें गए, एक उन्होंने सॉर्टी की, आए, एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड ऑल। और मतलब बड़ा अच्छा दिन है अर्जु जी। और आज के दिन इससे अच्छी खबर क्या मिले, दुर्गाष्टमी का दिन है और देश की का शक्तिकरण होता, माँ शक्ति का ही दिन, और शक्तिकरण हो रहा है देश का, तो इससे अच्छी कोई खबर हो नहीं सकती। सो वी आर ऑल हैप्पी। दैट इज व्हाई ऑल द मीडिया इज टॉकिंग ओनली अबाउट एलसीएच टुडे, एलसीएच, सब जगह आपको ये दिखेगा। क्योंकि ये वी अगेन एंटर्ड एलीट क्लब ऑफ 8 to 10 कंट्रीज व्हिच हैज द कैपेबिलिटी टू not only develop but develop, maintain, arm and operate a LCH in all such terrains. Lot of LCH में limitation है, कोई मतलब यहाँ नहीं चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा, और जो मैंने 5000 वाला आपको यूएसपी बताया, ये किसी में भी नहीं आ रही। So it's a moment to celebrate. That is why we're all gun go about it, और तभी आपको सब कुछ यही दिख रहा है। जी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि मैंने खुद भी जो ट्वीट देखी थी वो राजनाथ सिंह साहब की ही थी, और वही देख के मुझे ख्याल हुआ कि मैं आपसे पूछूं कि इसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या है। ऑफ कोर्स सब इसी की बात कर रहे हैं, और वाकई आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा दिन है, और इसके लिए मैं पाकिस्तान से बैठ के आपको कह सकती हूँ कि मुबारक हो, और आई विश कि आप लोग इसी तरीके से आगे प्रोग्रेस करें। और लेकिन सर साथ-साथ आपसे बात हो और आगे से हम 5G की बात ना करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी आपने खुद भी ज़िक्र किया, तो उसका भी थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे चैनल पे हमने अभी तक जो है वो 5G की बात नहीं की है, जो इंडिया में लॉन्च किया गया है। जी देखिए, 2-3 दिन पहले 5G लॉन्च हुआ था। मैं भी अपने नेशनल मीडिया वगैरह पे काफ़ी डिबेट्स वगैरह में उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। देखिए 5G में 5, 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, समरी पॉइंट्स 5G है कि देखिए लोगों में मिसकंसेप्शन है 5G का मतलब ब्रॉडर पाइप, फास्टर डाउनलोड। भाई वीडियो जल्दी आएगा, क्वालिटी वीडियो की अच्छी जाएगी, बट 5G इज़ नॉट हुँ। लिमिटेड। इट इज़ 5G इज़ पॉसिबिलिटीज़। 5G इज़ द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी में क्या आरज़ू जी, अगर आप उसको उसके साथ नहीं चल पाएँगे, टेक्नोलॉजी आपको पीछे छोड़ देती है। एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, आज आप वो टक-टक वाला फ़ोन यूज़ कर पाएँगे? अगर टेक्नोलॉजी ना आज हम और बात ना कर पाए, अगर इंटरनेट ना हम, और आप कहाँ, हम कहाँ बैठे, कैसे बात होगी? कैसे ये है हम शो बना पाते? तो टेक्नोलॉजी के साथ एडेप्टेशन मैंडेटरी होता है, ऑप्शनल नहीं होता। या तो आप नॉर्थ कोरिया बनिए कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तब को आपको वाक़ई कुछ नहीं चाहिए। बट अगर आपको नॉर्थ कोरिया नहीं बनना, आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना। अब टेक्नोलॉजी में 2 चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द वे एंड द टाइम यू कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का लाइफ साइकिल होता है। अच्छा 5G का भी एक लाइफ साइकिल है, फिर 6G आएगा। ठीक है जी, 6G पे हमारे यहाँ काम हो रहा है। अब आप टेक्नोलॉजी कितनी देर तक यूज़ करेंगे, राइट? और किस कॉस्ट पे यूज़ करेंगे, ये 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब हमने जो 5G बनाया है, इसका हमारा करीब 60 से 65% कंपोनेंट जो है इंडिजिनियस है। हमने सबसे पहले चाइना को, हुआवे और ज़ेडटी को, वी हैव डिनाइड देम द बिगेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड जो है इंडिया। अब उनका हो गया काम तमाम यहाँ से। ठीक है, अमेरिका उन्हें घुसा नहीं रहा, यूरोप उन्हें घुसा नहीं रहा, अफ्रीका क्या कोई उन्हें नहीं घुसा रहा। तो अगर उन्हें ये मार्केट मिलता तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट चाइना के पास होता। आज वो नहीं है, ना वो अमेरिकनों के पास है, ना वो जर्मनों के पास है। देखिए 2-3 जगह से ओईएम आते हैं, या अगर आप टेलीकॉम की बात करें तो इजराइल से आएंगे, या अमेरिका आएंगे, या कुछ यूरोपियन कंपनीज है, या चाइनीज है, यही है। आज हम उस ओईएम की टेक्नोलॉजी में, उस ओरिजिनल ओईएम इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, आज हम उस ओईएम की टेक्नोलॉजी में हमने अपना पहला फुटप्रिंट लगाया। अब आप देखिए फायदे क्या 5G के। 5G में जैसे पाइप बड़ी होती है, मतलब आई एम टॉकिंग इन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज, थ्रूपुट बढ़ता है, इसका समथिंग कॉल्ड एज अ कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट, सीआईआर बढ़ता है, सीबीआर बढ़ता है। सीबीआर इज द बर्स्टेबल बैंडविड्थ, जितना मैक्सिमम आपको मिलता है। ठीक है, जब ये बढ़ता तो कई सारी पॉसिबिलिटीज होती है। जब 2G था आरजू जी, तो
हमारे पास ये व्हाट्सएप कैमरा वैमरा कुछ नहीं चलते। 3G आया, फिर 4G आया, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी एप्लीकेशन। आज तो लिटरली हम ये जो नेशनल टीवी पे डिबेट्स है, घर में बैठ के भी कर लेते हैं, गाड़ी से भी चलते-चलते कर लेते हैं। इट्स बिकॉज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी। आज वो बहुत हाई-फाई कैमराज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक नॉर्मल लैपटॉप, फ़ोन से भी काम हो जाता है। बिकॉज़ दिस द टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व्ड। नाउ 5G के बारे में आपको बताऊँ, अगर हम अब कल एक और चीज़ हुई, कल वी हैव बिकम, या कुछ दिन पहले वी हैव बिकम द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स। सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स इन द वर्ल्ड। अब आप देखिए, ये जो मोदी जी लाए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, काफ़ी लोग इसका मज़ाक बनाते थे, कहते शेर के अंदर वो कुछ-कुछ चक्रियाँ घूम रही है, राहुल गांधी जी ऐसा कहते थे। चलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी हुँ। दिल दिल पे नहीं लेते, बुरा नहीं मानते उनकी बात। अब देखिए 2014 की आपको बात करूँ आरज़ू जी, तब हमारे पास 2 मोबाइल के कारखाने थे, 2। आज हमारे पास 200 मोबाइल के कारखाने। 2014 में जब मोदी जी आए थे, 100% मोबाइल फ़ोन जी इम्पोर्ट करते थे। आज हम सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गए, ठीक है? हमारा जो कॉस्ट पर जीबी है, तब करीब 300 से 400 रुपए था, आज ये 7 से 10 रुपए। सुनिएगा, 300 से 400 रुपए, आज 7 से 10 रुपए। हुँ। पर इंडियन करीब 14 जीबी डाटा आज की डेट में यूज़ करता है, और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा, ठीक है जी? तो जो हमारा डिजिटल इंडिया पॉसिबल हुआ, जिसमें हमने कोविड में मैनेजमेंट किया, कोविड में हम कहते थे वर्क फ्रॉम होम, कैसे पॉसिबल हुआ? हुँ। क्योंकि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था। आपको एक और चीज़ बता दूँ, 6 करोड़ लोगों के पास 2014 में ब्रॉडबैंड एक्सेस था। ब्रॉडबैंड इज़ अ थिकर पाइप, मोर देन दोज़ 256 या 512 के ऊपर ब्रॉडबैंड कहते हैं टिपिकली। कई हर कंट्री में डेफिनिशन थोड़ा अलग-अलग होती है, बट आरज़ू जी, आज 80 करोड़ लोगों के पास ब्रॉडबैंड है। 80 करोड़ लोग, सोचिएगा। और 85 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है, और आने वाले 5 या 10 साल में विल हैव इंटरनेट टू एवरीबॉडी। 5G आएगा हुँ। 400 से 500 रुपए पर यूज़र। और 2023 के एंड में जो अंबानी जी ने बोला, जो सुनील मित्तल जी ने बोला, विल हैव एवरीबॉडी कवर्ड विद 5G। हर कोई ऐसा गाँव, कोई ऐसा कस्बा वहाँ नहीं होगा 5G को। उससे होगा क्या? बोले ये तो हो गया। देखिए, सबसे पहले डिजिटल इंडिया, जिसमें आता जनधन, हुँ। आधार, मोबाइल। अब देखिए, पीछे कोविड के टाइम में हमने हज़ारों करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि किसानों के अकाउंट में भेजी बाय क्लिक ऑफ बटन। हमने सब्सिडियाँ भेजी, हमने कोविड वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूट की, हमने सर्टिफिकेट्स डाउनलोड किए। आपने वो देखा ही होगा जयशंकर साहब का वीडियो, कि मैं हुँ। अपने बेटे के साथ यूएस के रेस्टोरेंट में गया, तो सर्टिफिकेट माँगी, तो वो कुछ पर्चा-वर्चा ढूँढ के दिखा रहा, मैं अपना फ़ोन दिखा रहा। आई मीन दैट इज़ व्हाट डिजिटल कैन डू, दैट इज़ व्हाट इट हैज़ हुँ। डन। लोगों को एनेबल करना, लोगों को उनकी चीज़ पहुँचाना, डायरेक्ट बेनिफिट, जिसमें हमने वी हैव सेव्ड बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स, जहाँ इधर-उधर घूमते थे, फर्जी नामों पे जाते थे, वो सब बंद हो गया डीबीटी से। वो टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल किया, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल फ़ोन आ गया, अकाउंट्स आ गई, ये आ गई। अब 5G की बात करें, 5G से क्या होगा आज? आज़ू जी, सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन साइड की बात करूँ, देखिए कॉस्ट ऑफ बैंडविड्थ हमारे यहाँ सबसे कम दुनिया में, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हमारे यहाँ सबसे कम, और जहाँ जो अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दे आर अप एंड रनिंग एंड वर्किंग। डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया इज़ नंबर 1, वी हैव टेकन मच अहेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, इवन यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना पुट टुगेदर वी आर डूइंग बेटर, ये तो आपको पता ही है। सो द डिजिटल रेवोल्यूशन इज़ पॉसिबल, बट उसके लिए क्या चाहिए? फ़ोन चाहिए, बैंडविड्थ चाहिए, और अब 5G, मान लीजिए 4G इतना था, 5G इतना। व्हाट इज़ 5G? 5G जो करेगा, 5G 5-6 चीज़ें करेगा। पहली चीज़ जो 5G से होगी आजू जी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, दिस विल बिकम पॉसिबल। इंटरनेट बेस्ड गेमिंग विल बिकम पॉसिबल। अब हम क्लासरूम को क्लाउड में लगा सकते हैं। वी डोंट हैव टू बी फिजिकली अ क्लासरूम फ्रॉम क्लाउड कैन वर्क। टेलीमेडिसिन, जो गाँव में, देहात में लोग रहते हैं, उनसे कनेक्ट करना, उन्हें टेलीफ़ोनिकली बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनका उपचार करना। अभी पहले हम सैटेलाइट पे डिपेंडेंट थे, सैटेलाइट बैंडविड्थ पे, व्हिच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इक्विपमेंट बहुत महँगा होता है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ अ सीपीई। सीपीई इज़ कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट, जो बहुत ज़्यादा होता है इन अ सैटेलाइट कनेक्शन। व्हाइल इन अ यहाँ तो बस एक छोटा-सा आपका फ़ोन चाहिए, स्मार्टफ़ोन, उससे सारा काम हो जाता है, और कोई भी अपना सीपीई ले लेगा। हमें किसी को सीपीई देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा क्या होगा? रिमोट सर्विलेंस। जैसे हमें बॉर्डर्स पे सर्विलेंस रखनी है, हमें अपनी ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट, राइट, ट्रैफिक लाइन मैनेजमेंट, और जो हमारा आईओटी बेस्ड एप्लीकेशंस है, आईओटी को आपको चाहिए बैंडविड्थ, क्योंकि आईओटी जितना आपका उतना इफेक्टिव है, जितनी आप बैंडविड्थ दोगे, जितना आप उसको मेटा डाटा फीड करोगे। मेटा डाटा जाता आपके एआई में, तो उतनी रोबस्ट आपकी एआई बनती है। एआई इज एज गुड एज योर आईओटी, एंड आईओटी इज एज गुड एज योर मेटा डाटा, बट जो पाइप आएगी, वो पाइप यहाँ से पॉसिबल है। सो आज हम बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो 5G के आने से पॉसिबल होगी। देखिए, अगर हम गुड़गांव की बात करें, तो गुड़गांव में पहले एक मारुति का एक कारखाना लगा था, और उससे गुड़गांव बना। अगर हम आनंद की बात करें, आनंद में एक अमूल का प्लांट लगा, और आनंद इज यू नो व्हाट इज आनंद। हुँ। तो वही उससे बड़ा रेवोल्यूशन है 5G। और आपको एक और आंकड़ा बताओ जो जी, 2-3 चीजें जो लोगों को जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल कहीं ना कहीं आएंगे। आज से 5 साल बाद 5G ओनली, 5G ओनली, विल बी a $50 billion मार्केट फॉर इंडिया।
और अगर मैं इसके साथ की जो एप्लीकेशन इंडस्ट्री आएगी, जो और साथ में चीजें आएंगी इसके कारण जो आएगा, और उससे क्या होगा कि दिस विल बी अ 250 to 300 बिलियन मार्केट व्हिच इज इंस्टेंटली द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। तो एक चीज कैन हैज द पोटेंशियल टू डू मोर बिजनेस देन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान को। पॉइंट पॉइंट नंबर 2, आप नौकरियों की बात करें, इन नेक्स्ट 5 years में वी विल नीड 22 मिलियन स्किल्ड पीपल। 2 करोड़ 20 स्किल्ड लोग, 2 करोड़ 20 लाख स्किल्ड लोग चाहिए हमें बिकॉज ऑफ 5G। मतलब 2 करोड़ 20 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, 22 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, ये हम जॉब्स क्रिएट करेंगे। और जो वैल्यूएशन मैंने आपको बताई दी, और हमने एक और चीज की, जो इसके कंपोनेंट्स है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड है, ये सब है, तो मोदी जी ने कहा भाई विल यूज एमएमएससी फॉर दैट, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री उनसे करेंगे ताकि कंपोनेंट सस्ता बने, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन पॉसिबल हो, और अगेन यहाँ पूरा टेक्नोलॉजी का जो लाइफ साइकिल है वो हमारे कंट्रोल में हो। इसकी एसेसरी बनाना है, इसका स्पेयर बनाना है, जो भी बनाना है, और इसको आप इंडिया में बनाओ, और आने वाले टाइम में और चीजें इंडिया में बनेगी। और जाहिर सी बात है अर्जुन जी, 5G इंडिया में बना तो 6G तो इंडिया में 100% बनेगा। With every phase, component and the use of Indian industry will be more, so we'll create more jobs, we'll create more opportunities for our youth, we'll create more opportunities for our for our industry। और जो इसके आसपास जो इकोसिस्टम बनते हैं, जैसे एक मारुति लगी तो हजारों एंसिलरी यूनिट्स लगे आसपास, कोई कुछ देता है, कुछ। अब 5G वैसे ही है, आपने इतनी बड़ी पाइप कर ली तो इसमें हजारों तरह की एप्लीकेशंस आप चला सकते हो। और सबसे बड़ा दुनिया का ऑलमोस्ट थर्ड बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे हैं, तो हमारे पास इन चीजों को चलाने की कोई कमी है नहीं। तो इससे मैसेज 2 लोगों को जाता है। सबसे बड़ा मैसेज जाता है चाइना को, क्योंकि चाइना जो सोच रहा था कि भाई टेलीकॉम में मैं घुसाऊं और आपका डाटा चुराऊं, और आपकी फिर ना वो आपका फिर दिमाग मैनिपुलेट करूं और आपको फिर वही दिखाऊं जो मैं दिखाना चाहूं, वो कहानी खत्म। 5G चाइनीज इज गॉन, चाइनीज वी हैव डिप्राइव्ड ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम मार्केट, दैट्स पॉइंट नंबर 1। 6G भी हम अपना बनाएंगे। आप एलसीएच की बात करें, आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, ओवरऑल आप हर स्पेयर में देखिए, चाहे वो जहाज हो, समुद्री जहाज हो, उड़ने वाला जहाज हो, टेलीकॉम हो, वी आर ट्राइंग टू गेट इट इंजीनियराइज्ड। मतलब आप अपना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो है उसके पद चिन्हों पर हम उसको चला रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर टेक्नोलॉजीज इन हाउस, डेवलप्ड बाय ओन पीपल एंड फॉर द ओन इंडस्ट्री। क्योंकि जो अगर आप 60% कंपोनेंट इंडियन की बात करते हो, तो 60% पैसा और रेवेन्यू भी तो इंडियन कंपनीज को गया ना। अब वैसे मैंने आपको बताया था, हमारा जो ये जहाज है करीब प्रचंड $20 मिलियन का बन रहा है, और जो हम चिन्हों की बात कर रहे हैं वो आरओजी 100 मिलियन से ज्यादा का है, और उसका रनिंग कॉस्ट $5,000 घंटा, इसका $400 घंटा। तो यहाँ भी ये चीजें भी हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही। सो 5G इज अगेन अ बिग रेवोल्यूशन एंड वी हैव। और एक चीज मैं आपको बताऊं, कल सुनील मित्तल जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, कह रहा मैं इस बिजनेस में, वो एयरटेल के ओनर है, उन्होंने कहा यार मैं इस बिजनेस में तो सालों से हूँ, मतलब जब तो हम कॉलेज में तब भी सुनील मित्तल साहब इस बिजनेस में, कह रहे पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम सर्विस हब बनेंगे, मुझे पता था। मैंने कभी नहीं सोचा था मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने आज हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं। और अगर मैं आपको एससीओ ले जाऊं, वहां यही तो चीज मोदी जी ने, जी जिनपिंग यहाँ बाजू में बैठा था, उसको बोला था इंडिया विल बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। तो चाइना के प्लेटफॉर्म, चाइना के फोरम, चाइना का प्रेसिडेंट जहाँ 2 साल बाद वहां नमूदार हुआ था, उसको बगल में बैठते हुए दुनिया को बताया इंडिया इज बिकमिंग द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। अब आप देखिए, अगर आप इन सारी 2-3 चीजों को जोड़ ले, यू कैन सी दिस इज नॉट अ टॉक, ये जुमला नहीं, यू कैन सी दिस फ्रक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड। 5G की बात करें, आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, आप एलसीएच की बात करें, ऐसी कई सारी चीजें हो रही, कुछ मीडिया में आती, कुछ मीडिया में नहीं आती है। एंड दिस इज अ फेदर इन आवर कैप, क्योंकि our dependence on imported arsenal is decreasing by the day, our capability is increasing, not only अब तेजस की डिमांड तो 12 कंट्रियों में है। Similarly, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आंसू जी, this LCH will be again demanded for 25-30 countries. It's a matter of time. That is what we are aiming at, and that is what we are doing it. And I want to make one last sentence is that a lot of people have this misconception: India is a developing country. No, we are not a developing country. We are superpower in making. Whether you like it or not, that is the reality of the world. We don't like it. Definitely from Pakistan, we don't like it. बट लेकिन ये मैंने साथ में ये भी बोला ना, दैट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, यू लाइक इट, आई पुट अ कैवेट, यू लाइक इट और नॉट, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, नहीं मैं मज़ाक कर रही हूँ आपसे और नहीं बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर और यकीनन इंडिया को इसी तरीके से हम आगे बढ़ता हुआ देखते रहेंगे और होपफुली कहीं न कहीं हम भी आप लोगों से सीख के थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और करना भी चाहिए। अच्छी बातें तो हर किसी से सीखना चाहिए। लेकिन सर लास्ट में आप ये क्रेडिट जो है, चाहे वो हेलीकॉप्टर का हो, चाहे वो 5G का हो, आप क्रेडिट गवर्नमेंट के अलावा ठीक है, गवर्नमेंट का अपना एक रोल है
डेफिनेटली। लेकिन उसके अलावा आप क्रेडिट किसको देते हैं कि जिनकी वजह से ये अचीवमेंट्स जो है मिल रही हैं? टीचर्स को देंगे, स्टूडेंट्स को देंगे, किसको देंगे? देखिए आरजू जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी समझने की, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2 मिनट में इसका आंसर दूंगा। हम आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, पर हम बुलेट प्रूफ जैकेट इंपोर्ट करते थे। सुनिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट हम इंपोर्ट करते थे। हम मंगलयान बनाते हैं, एंड वी गॉट इट फर्स्ट टाइम राइट, बट हम जो हमारी नेवी में लगने वाला एम्यूनिशन है ये इंपोर्ट करते थे। ठीक है, हम कुछ राइफलें और कुछ उनका एम्यूनिशन इंपोर्ट करते थे। दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी पॉलिटिकल विल। कैपेबिलिटी दिक्कत कभी नहीं थी, दिक्कत थी पॉलिटिकल विल की। आपका पॉलिटिकल विल था ही नहीं, आप चीजों को करो। आपका पॉलिटिकल विल था ही नहीं, आप चीजों को बनाओ। आपको पता हमने 30 साल तक होविट्जर गन नहीं लिया। स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। अब आप लिस्ट दिखाइए, अपाची, चिनूक, राफेल, कुछ भी जोड़िए आप, आपको पता हमने कितनी वो लिया। एक जगह कहीं स्कैम, कहीं 2 पैसे का करप्शन, कोई एलिगेशन तक नहीं है। ठीक है, अब जो ये डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट क्यों हो रही है? जब हमारा विजन ही नहीं था आरजू जी, मोदी जी से पहले विजन ही नहीं था कि यहाँ बनाना कुछ, विजन ही नहीं था यहाँ काम करना, विजन था ही नहीं हम कुछ कर ही सकते हैं। और यहाँ तो कुछ लोग ये कहते थे, आज मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट, जो आज हमारे भिक्षुक होता, बेगर से कहते हैं, मतलब आई डोंट वांट टू डिमीन हिम, आज वो भी पेटीएम पे पैसे लेता है। आप उसको मोबाइल से ना पेटीएम से पैसे दे सकते हैं। ये है डिजिटल रेवोल्यूशन। मांगने वाला जो 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए आप देते हो, आप वो देते हो। ये आपने देखा भी होगा, वीडियो वीडियो आपने देखे होंगे कई सारे। तो जो हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, वो कहते थे यार ये फिर क्या सब्जी वाला पैसे लेगा क्या, फिर किराने वाला पैसा लेगा, फिर ये होगा। आज वो चीज हमने करके दिखाई। एक सज्जन कह रहे थे मेक इन इंडिया में ऐसे चक्कर घूम रहे हैं। अब उनको ये चक्कर देके उनको चक्कर आ रहा है। कोई बात नहीं, आना चाहिए। और एक तो यहाँ ये कह रहे थे कि भाई, जो आपने सुना, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, वो कहते थे कि भाई जो वैक्सीन 15 साल में बनेगी, इस रफ्तार से 15 साल इंडिया को लगेंगे वैक्सीन लगाने। तो 30 साल का हिसाब किताब जोड़ लिया था। और कुछ अमेरिका में थिंक टैंक्स, उन्होंने बोला इंडिया में कम से कम 50 से 100 मिलियन लोग मरेंगे कोविड से। तो मतलब हमारी पॉलिटिकल आर्बिट्रेरी लिखने वालों की कमी नहीं है, तैयार रहते हैं, पेन कलम सब तैयार है, बस नीचे दस्तखत करना, नंबर डालना है। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। जब ये चीज हुई, जब इस कंट्री में हमेशा ये कैपेबिलिटी थी, क्या था? पॉलिटिकल विल नहीं था। यहाँ के लोगों में आरजू जी बहुत कैपेबिलिटी है। आप बताइए, हमारे डीआरडीओ, डीआरडीएल, इसरो ने, बेल ने, बीएचएल ने क्या चीजें नहीं करके दिखाई। हमारा प्राइवेट सेक्टर है। मैं आपको सोरेन ड्रोन्स की बात बताऊं, प्लेटफॉर्म बनाया हमने, राइट, सोरेन ड्रोन्स का। और प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट बनाने में वी गॉट इन्वॉल्व अवर स्टार्टअप। प्लेटफॉर्म तो खैर डीआरडीओ ने बनाया था, अपने स्टार्टअप्स को लाए। आरजू जी 5 महीने में हमने आर्मी को ड्रोन्स दे दिए। 5 महीने में ट्यूब से लॉन्च होता, 8.5 किलो का वजन है, 3.5 किलो का पेलोड कैरी करता, और आसमान में 1.5 घंटा रहता है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। एंड वी कैन हैव वी कैन हैव मल्टीपल ड्रोन्स। ये देखिए, दुनिया में इतना कहीं नहीं हुआ। हमारे पास जब लास्ट टाइम गलवान में हमने देखा, हमारे पास वो ऑल टेरेन व्हीकल्स नहीं थे, चाइनीज लाए थे, हमने बना दिए टाटा ने। हमारे पास वो अल्ट्रा फास्ट कॉम्बैट बोट्स नहीं थे, हाई स्पीड वाले विद आर्मर, वो बना दिए हमने। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, ये 2-3 एग्जांपल्स कह रहा हूँ, कैपेबिलिटी हमेशा थी हमारे। आप पब्लिक सेक्टर की बात करें, हमारे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, हमारे स्टार्टअप्स की बात करें, हम हर जुड़ने वाले भारतीय की बात करें, जब हम जुड़ जाते हैं ना किसी काम पे, कोई चीज हमें नहीं रोक सकती। अगर अगर हिमालय भी सामने है, उसको भी पार कर लेंगे। बट मंशा तो हो, इरादा तो हो। जब तक इरादा और मंशा, एक पॉलिटिकल विल होती है, ये मैं आपको, आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, एलसीएच की बात करें, एलसीए की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, आप ये ऑल्टरनेट व्हीकल्स की बात करें, आप कॉम्बैट बोट्स की बात करें, आप AK-203 की बात करें, मैं तो देखिए बोलता रहूंगा। मैं 5G की बात करें, मैं रुकूंगा नहीं। बट कहने की बात है, अगर मैं 10-12 चीजें मैंने आपको गिना दी, विच वी कुड डू just because we had the political will and the people were empowered to do it. सबने अपना काम किया। इसमें HAL का फैंटास्टिक रोल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हैज कम अप विद अ स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब मशीन, कोई मुकाबला नहीं है इसका। HAL का रोल है, डीआरडीओ, डीआरडीएल, बेल, बीएचईएल, भारत डायनेमिक्स, में कितने नाम लूं, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। इस आलरू जी आज भी रिकॉर्ड है 104 सैटेलाइट एक लॉन्च में इसरो ने डाले थे स्पेस में। डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा था कि मैंने ऐसा सुना, ये सच है क्या? तो किसी ने ऐसे, हाँ, हाँ साहब ऐसा कुछ हुआ तो है। उसे बोला व्हाट इज नासा डूइंग। आपको पता है नासा और इसरो के बजट में कितना फर्क है? नासा के सामने इसरो का बजट पीनट्स में है। हमने जितने में मंगलयान वहां पहुंचे हैं आरजू जी, उससे ज्यादा तो हॉलीवुड की पिक्चर बनती है। तो हम में कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, बट ये है कि क्या वो इम्पीटस है, क्या वो वहां जाना है, वो डायरेक्शन है, वो लीडरशिप देती है। एग्जैक्टली। अगर डायरेक्शन ही नहीं, वो लीडरशिप होगी नहीं। लास्ट में आपको एग्जैक्टली। बोलूंगा, मैं भी हमारे यहाँ यही। कहते जी। जी, हमारे यहाँ कहते हैं, हनुमान जी को भी जब 100 योजन समुद्र पार करना था, उन्हें भी उनकी शक्ति याद दिला दी गई। जब शक्ति याद दिला दी गई,
100 योजन का समुद्र चुटकी बढ़ाते ही पार किया, राक्षस दानव आए पर रास्ता नहीं रोक पाए। आज के डेट में भी राक्षस है, दानव है, बट जब हम आपको अपनी शक्ति पता लगती है, कोई राक्षस, कोई दानव आपका कोई रास्ता नहीं रोक पाएगा। हम उसी स्टेज में, मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट कह रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है ना, मैं भी यही कहने जा रही थी कि डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए और मेरे ख्याल से इस वक्त इंडिया की डायरेक्शन एकदम ठीक है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो या इस किस्म की चीजें जो आप लोग लॉन्च करते चले जा रहे हैं वो हो। तो पाकिस्तान को भी सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन अपनी जो है वो ठीक करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव जो है वो काम अपना दिखा पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरसी जी, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक यू।